नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। प्रस्तुत है झांसी की रानी। मुंदरबाई रघुनाथ सिंह ने कहा, रानी साहब का साथ एक क्षण के लिए भी ना छूटने पाए। आज अंतिम युद्ध लड़ने जा रही हैं। मुंदर, आप कहाँ रहेंगे? रघुनाथ सिंह, जहाँ उनकी आज्ञा होगी वैसे आप लोगों के समीप रहने का प्रयत्न करूँगा। मुंदर, मैं चाहती हूँ आप बिल्कुल निकट ही रहिए। मुझे लगता है कि आज मैं मारी जाऊँगी। आपके निकट होने से मुझे शांति मिलेगी। रघुनाथ सिंह, मैं भी नहीं बचूँगा। रानी साहब को किसी प्रकार सुरक्षित रखना है। मैं तुम्हें तुरंत ही स्वर्ग में मिलूँगा। केवल आगे पीछे की बात है। वह सूखी हंसी हंसा। मुंदर ने रघुनाथ सिंह की ओर आंसू भरी आंखों से देखा। कुछ कहने के लिए होठ हिले। रघुनाथ सिंह की आंखें भी धुंधली हुई। दूर से दुश्मन के बिगुल के शब्द की झाई कान में पड़ी। मुंदर ने रघुनाथ सिंह को मस्तक नवाकर प्रणाम किया और उसकी ओट में जल्दी जल्दी आंसू पोंछ डाले। रघुनाथ सिंह ने मुंदर को नमस्कार किया और दोनों शरबत लिए हुए रानी के पास पहुँचे। मुंदर ने जूही को शरबत पिलाया। रघुनाथ सिंह ने रानी को। अंग्रेजों के बिगुल का साफ शब्द सुनाई दिया। तोपों का धड़ाका हुआ। गोला सन्नाकर ऊपर से निकल गया। रानी दूसरा कटोरा नहीं पी सकी। रानी ने रामचंद्र देशमुख को आदेश दिया, दामोदर को आज तुम अपनी पीठ पर बांध लो। यदि मैं मारी जाऊं तो इसको किसी तरह दक्षिण सुरक्षित पहुंचा देना। तुमको आज मेरे प्राणों से बढ़कर अपनी रक्षा की चिंता करनी होगी। दूसरी बात यह है कि मारे जाने पर वे विधर्मी मेरी देह को ना छू पाए। बस घोड़ा लाओ। मुंदर घोड़ा ले आई। उसकी आंखें छलछला रही थीं। पूर्वी दिशा में अरुणिमा फैल गई। अब की बार कई तोपों का धड़ाका हुआ। रानी मुस्कुराई, बोली, यह तत्या के तोपों का जवाब है। मुंदर की छलछलाती हुई आंखों को देखकर कहा, यह समय आंसुओं का नहीं है। मुंदर, जा तुरंत अपने घोड़े पर सवार हो। अपने लिए आए हुए घोड़े को देखकर बोली, यह अस्तबल को प्यार करने वाला जानवर है, परंतु अब दूसरे को चुनने का समय नहीं है। इसी से काम निकालूंगी। जूही के सिर पर हाथ फेरकर कहा, जा जूही, अपने तोप खाने पर झका दो इन बैरियों को आज। जूही ने प्रणाम किया। जाते हुए कह गई, इस जीवन का यथोचित अभिनय आपको नहीं दिखला पाई। खैर, इतने में सूर्य का उदय हुआ। सूर्य की किरणों ने रानी के सुंदर मुख को प्रदीप्त किया। उनके नेत्रों की ज्योति दोहरे चमत्कार से भासमान हुई। लाल वर्दी के ऊपर मोती हीरे का कंठ दमक उठा और चमक पड़ी मयान से निकली हुई तलवार। रानी ने घोड़े को एड़ लगाई। पहले जरा हिचका, फिर तेज हो गया। रानी ने सोचा, कई दिनों से बंधा होगा, थोड़ी देर में गर्म हो जाएगा। उत्तर और पश्चिम की दिशाओं में तत्या और राव साहब के मोर्चे थे। दक्षिण में बांदा नवाब का। रानी ने पूरब की ओर झपट लगाई। गत दिवस की हार के कारण अंग्रेज जनरल सावधान और चिंतित हो गए थे। इन लोगों ने अपनी पैदल पलटनें पूर्वी और दक्षिण के बीहड़ में छिपा लीं और हुजर सवारों को कई दिशाओं में आक्रमण की योजना की। तोपें पीठ पर रक्षा के लिए थीं। हुजर सवारों ने पहला आक्रमण कड़ा बींद बंदूक से किया। बंदूकों का जवाब बंदूक से दिया गया। रानी ने आक्रमण पर आक्रमण करके हुजर सवारों को पीछे हटाया। दोनों ओर वे सवारों के बेहिसाब दौड़ से धूल के बादल छा गए। रानी के रण कौशल के मारे अंग्रेज जनरल थर्रा गए। काफ़ी समय हो गया था, परंतु अंग्रेजों को पेशवाई मोर्चे से निकलने की कोई गुंजाइश ना मिली। जूही के तोपें गजब ढा रही थीं। अंग्रेज नायक ने इस तोपों का मुंह बंद करना तय किया। हुजर सवार बढ़ते जाते, मरते जाते, परंतु उन्होंने इस तरफ की तोप को चुप कराने का निश्चय कर लिया था। रानी ने जूही की सहायता के लिए कुमिक भेजी। उसी समय उनको खबर मिली कि पेशवा के अधिकांश ग्वालियर सेना और सरदार अपने महाराज की शरण में चले गए हैं। मुंदर ने रानी से कहा, सवेरे अस्तबल का प्रहरी रिस रिस कर अपने सरकार का स्मरण कर रहा था। मुझे संदेह हो गया था कि ग्वालियर कुछ गड़बड़ी करेगा। गांठ में समय न होने के कारण कुछ नहीं किया जा सकता। रानी बोली, अब जो कुछ संभव है वह करो। इनकी लाल कुर्ती अब तलवार खींचकर आगे बढ़ी। उस धूल दुस्ती प्रकाश में भी तलवार की चमचमाहट ने चकाचौंध पैदा कर दी। कुछ ही समय उपरांत समाचार मिला कि ग्वालियर सेना के पक्ष पर
में मिल जाने के कारण राव साहब के दोनों मोर्चे छिन गए हैं और अंग्रेज उसमें से घुसने लगे हैं। रानी के पिछले पैदल पलटन थी। इसकी स्थिति संभालने की आज्ञा देकर वह आगे बढ़ी। उधर सवार जूही के तोपखाने पर जा टूटे। जूही तलवार से भिड़ गई, गिर गई और मर गई। परंतु शत्रु की तलवार जिसे चीरने में असमर्थ रही, वह थी जूही की क्षीण मुस्कुराहट, जो उसके होठों के अत्यंत दिव्यता की गोद में खेल गई। वर्दी के कट जाने पर हुजरों ने देखा कि तोपखाने का अफसर गोरे रंग की एक युवती थी और उसके होठों पर मुस्कुराहट थी। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। कल मिलेंगे अगले भाग में।